अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं एडवोकेट अब्दुर्रहमान और आज जूरिस्प्रूडेंस के नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लॉ पे कि हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा और जाना कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होती है और हमने ये जाना कि जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली साइंस है लॉ की। जूरिस्प्रूडेंस एक फिलॉसफी है लॉ की। तो इसी तरह अब हम ये देखेंगे कि लॉ क्या चीज़ है। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, हम उससे अपना स्टार्ट करेंगे। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन हमें जिस तरह पेपर में पूछा जा सकता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लॉ को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें कि लॉ आखिर है क्या और सिविल लॉ की क्या क्लासिफिकेशंस है, और इसके साथ साथ आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या डिफेक्ट्स लॉ के वो पूछे जा सकते हैं। एक बात याद रखिए, क्वेश्चन जितना आपसे रेलेवेंट पूछा जाए आंसर को कोशिश करें उतना ही रेलेवेंट आप पेपर में लिखें। उसकी एक्सप्लेनेशन, अपनी टाइम मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली करें कि आप इररेलेवेंट डिटेल्स में ना पड़े और रेलेवेंट डिटेल्स को लेके हमेशा चलें। क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं लॉ। जिस तरह कि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं और इंशाल्लाह ताला आप फ्यूचर लॉयर्स बनेंगे, मेरी दुआ है कि आप लोग ग्रेट लॉयर्स बने, पाकिस्तान का जो नाम रोशन करें। कानून, लॉ, जिसको पढ़ने के लिए आप आए हैं, लॉ है क्या? उर्दू का सादा लफ्जी मतलब कानून। कानून है क्या? ये टर्म लॉ जो है एक जर्मन टर्म लैग से निकली है, जिसका मतलब है फिक्स या इवनली। पॉलिटिकल टर्म्स में अगर लॉ का मतलब देखें तो ऐसे असूल और ज़वाबित हैं जिसको स्टेट यानी कि रियासत लागू करती है। हर सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो कि इंसानी रवैयों को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हो सकता है वो रूल्स जो है किसी राइटिंग फॉर्म में हो सकता है कि वो उस एरिया का रीत रिवाज बन चुके हुए हो। लॉ का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ लॉ: द regime that orders human activities and relation through systematic application of force, politically organized society। ऐसी रिजीम जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर करती है और एक सिस्टमैटिकली एप्लीकेशन करती है फोर्स की, यानी कानून को लागू करती है एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में। डेफिनेशन देख लेते हैं जी। डिफरेंट हमारे पास जो है इसमें डेफिनेशन अवेलेबल है डिफरेंट हमारी ज्यूरिस्ट की। पहली डेफिनेशन है लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लॉ क्या है? असूलो ज़वाबित हैं जिसको रियासत लागू करती है इंसाफ के नाम पे। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। लॉ एक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि आपके राइट्स क्या हैं और गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस क्या हैं, यानी आपने क्या करना है, आपको क्या चीज का हासिल है, आपको किस किस चीज का राइट हासिल है, और एट द एंड ऑफ स्टेट उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं और आपकी टूवर्ड स्टेट्स क्या ऑब्लिगेशंस हैं। इसको लॉ कहते हैं। ऑस्टिन कहता है कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवराइन। ये हाकिम का हुक्म है। ये एक ड्यूटी आप पे इम्पोज करता है जिस इज बैक्ड बाय द सैंक्शन, यानी मंजूरी के बाद एक ड्यूटी इम्पोज होती है आपके ऊपर और ये हाकिम की हुक्म होता है। काइंड्स ऑफ लॉ की तरफ आए तो इसमें पर्पसली यानी मकसद के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि लॉ को हम ब्रॉडली मकसद के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है सिविल लॉ, एक है क्रिमिनल लॉ। इसका फर्क देखते हैं थोड़ा सा। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ आपकी सोसाइटी के अंदर दोनों एक अलहदा अलहदा जो है पर्पस होता है। सिविल लॉ का जो मेन पर्पस है, दो इंसानों, दो पर्सन्स, दो लोगों के दरमियान में अगर कोई डिस्प्यूट है, किसी बात पे ना इत्तफाकी है, जिस तरह लैंडलॉर्ड और
किराएदार, मालिक मकान और किराएदार के बारे में, दो लोगों ने आपस में मुआहदा किया उन लोगों के बारे में, एक ने जमीन बेची एक ने जमीन खरीदी, इन दोनों के मामला, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं, दो मुल्कों के आपस में डिस्प्यूट्स कह लें, दो मोहल्लेदारों के कह लें, दो प्रोविंसेस के आप कह लें, जो पर्सन्स के जो दो आपसी तजाद हैं, उनको हम सिविल लॉ की कैटेगरी के अंदर लिखते हैं। सिविल लॉ के अंदर कंपनसेशन पे की जाती है उस बंदे को जिस बंदे का नुकसान हुआ हो किसी और के बिहेवियर से, जबकि क्रिमिनल लॉ जो है वो हमेशा क्राइम होता है अगेंस्ट द स्टेट, और उसमें कंपनसेशन नहीं होगी, उसमें फाइन होगा और उसमें उसको सजा भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन देखते हैं जी सिविल लॉ की। सेलमेंट के मुताबिक सिविल लॉ को, वो सेलमेंट एक बहुत मशहूर ज्यूरिस्ट था, उसने दो हिस्सों में सिविल लॉ को डिवाइड किया, एक जनरल लॉ, एक स्पेशल लॉ। जनरल लॉ क्या है? स्टैट्यूट, इक्विटी और कॉमन लॉ। और स्पेशल लॉज जिसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास लोकल लॉज, फॉरेन लॉ, कन्वेंशनल लॉ, एटोनॉमिक लॉ, मार्शल लॉ, इंटरनेशनल लॉ और प्राइस लॉ। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल्स देख लेते हैं। जनरल लॉ क्या चीज है? जनरल या आम लॉ ऑफ द लैंड, इसको हम जनरल लॉ कहेंगे। जैसे कि ऐसा कानून जो कि किसी एक मुल्क, सूबे या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी उसके अंदर तमाम कोर्ट्स तमाम लोगों पे यकसा लागू होता है। जिस तरह के एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ जिस तरह आपका बना है, वो जो उसकी टर्म्स हैं वो तमाम पाकिस्तान पे वैसे ही इक्वली अप्लाई होती हैं। लेबर लॉज हैं वो तमाम कंपनीज को फॉलो करने के लिए एक जैसे हैं। लॉ बना है कि जी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपने बिल पे करना है, ये थ्रू आउट हमारी रियासत में ये लॉ सबके लिए एक जैसे हैं। इसका फर्क स्पेशल लॉ से कैसे आता है? इसमें और स्पेशल लॉ में यही फर्क है कि स्पेशल लॉ जो होता है वो किसी मखसूस तबके के लिए, लोकेलिटी के लिए होता है। जिस तरह कराची में हमारी पोर्ट है, बंदरगाह है हमारी, साहिली बंदरगाह है वो। अब जो साहिली बंदरगाह के जो लॉज हैं वो कभी भी पंजाब में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बंदरगाह ही नहीं है। तो वहां के कानून या वहां के असूल ज़वाबित यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यही एक मेन डिफरेंस और फर्क है जनरल और स्पेशल लॉ में। जैसे स्पेशल लॉ जो है वो जनरली सब पे एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स और क्लास में होता है। जैसे कि ये बताया मैंने आपको, एक पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर लोगों पे, पर्टिकुलर इलाके पे वो एप्लीकेबल होता है, पूरा ओवरऑल वो जनरल पब्लिक पे एप्लीकेबल नहीं होता। आगे चलते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। लोकल लॉ क्या होते हैं? इट इज अ बॉडी ऑफ लॉ which has applicability on certain parts of the state throughout its territory. Such law may be either local customary law or locally enacted law. Enacted का मतलब होता है लागू। कस्टमरी लॉ रीत और रिवाज के मुताबिक जो लॉज डेवलप हो चुके में हो। लोकल लॉ क्या है कि ये जो है पूरी रियासत पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ एक मखसूस टेरिटरी, जैसा अभी मैंने एक साहिली बंदरगाह की एग्जांपल दी कि जो उसके इर्द गिर्द, साहिल के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो पोर्ट के आसपास रहते हैं, उनके लिए हो सकता है डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, तो ये सिर्फ उस जगह के लोगों के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा। फॉरेन लॉ जिसको हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं,
ये सब्जेक्ट आप अपने पार्ट 3 के अंदर भी पढ़ेंगे, बाकायदा एक प्रॉपर जो है ये इंटरनेशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है एलएलबी का। ये जो है बॉडी कुछ असूल और कवायद हैं जो आपस में मुल्कों के सलूकों को डील करते हैं, उनकी अदालतों को डील करते हैं। ये चीज आती है फॉरेन लॉ में। मार्शल लॉ, जिसका हमें थोड़ा सा पता भी है, मार्शल लॉ कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जब आ जाते हैं तो उस सूरत में मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो कि हो सकता है पूरे मुल्क के लिए हो, किसी मखसूस इलाके के लिए हो या एक मखसूस वक्त के लिए हो। कन्वेंशनल लॉ क्या होगा? कन्वेंशनल लॉ सिर्फ उन लोगों के लिए है या ऐसे लोगों के लिए या ऐसे लोगों के दरमियान के एग्रीमेंट को कहते हैं जिन्होंने उनको साइन किया कि हम इसको फॉलो करेंगे, सिर्फ ये उन पे लागू होगा। कि जैसे कुछ लोगों ने आपस में मुआहिदा किया, हो सकता है कि एक ही घर के रहने वाले 4 भाई हो, एक शहर के अंदर एक सोसाइटी के जिस तरह एक रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं कि जब आप किसी सोसाइटी में जाके घर लेते हैं तो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करने को एग्री करते हैं कि सोसाइटी का आपका ड्रेनेज का बिल इतना आएगा सेपरेट फ्रॉम द स्टेट बिल, आप उसका पे करने के सैनिटरी चार्जेस आप उसके पे करने के पाबंद होते हैं। अगर सोसाइटी कहती है कि जी इतने बजे डोर ये वाले क्लोज हो जाएंगे, ये वाले खुल जाएंगे, तो बिल्कुल आप इसको एग्री करते हैं, क्योंकि उस सोसाइटी के लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया होता है कि जी ठीक है, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। ऑटोनॉमिक लॉ क्या चीज है? लॉ being enforced by the state and is set by sovereign himself, whereas the law established by the private persons or organization to which the sovereign power lends its sanction or authority is autonomic law। ऐसा कानून जो कि रियासत और हाकिम ने सेट किया हो, जबकि ऐसा कोई कानून जो कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हो और उसको सोवराइन ने पावर दी हो कि तुम अपना लॉ खुद से बना सकते हो, उसको ऑटोनॉमिक लॉ कहते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हर यूनिवर्सिटी का एक अपना चार्टर होता है, उसको अपने कानून बनाने की इजाजत होती है। ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी है तो उसका एक अपना क्राइटेरिया सेट ऑफ रूल्स और उसको जो है एक पावर हासिल हो जाती है स्टेट की तरफ से कि तुम इस लोकेलिटी के अंदर अपनी मर्जी के रूल्स खुद से बना सकते हो। प्राइस लॉ की तरफ आते हैं। प्राइस लॉ क्या चीज है? प्राइस लॉ बेसिकली एक पार्ट है इंटरनेशनल लॉ का, जो कि अगर जंग की हालत में अगर कोई शिप समुंदर के अंदर मौजूद हैं, उनको किस तरीके से कोई कंट्री कैप्चर कर सकता है, और इसको जो उस एरिया की लोकल म्युनिसिपल कोर्ट्स हैं वो लागू करती है। इंटरनेशनल लॉ, फॉरेन लॉ एक ही चीज है, इसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ रूल्स, मजबूआ है रूल्स का जिसको एक्सेप्ट किया हुआ है जितने भी यूएन की कंट्रीज हैं जो उसके मेंबर हैं उन्होंने। और ये एक लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर बकायदा आप प्रॉपर बाद में एलएलएम कर सकते हैं, पीएचडी तक कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है एक पार्ट है, एक ब्रांच है, जिसमें हर रोज एक नई तरीके से तब्दीलियां आ रही हैं, नई डायमेंशंस ओपन हो रही हैं। हर मुल्क का तो आपको पता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये आपस में एक दूसरे को कंट्रीज कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये इसका पार्ट है। इसको जैसा बताया गया है कि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा जो है उसके कानूनीन जो मुल्क आपस में एक दूसरे को फॉलो करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए, उसके कुछ कानूनीन हैं, उसके अपने चार्टर्स हैं, और कुछ जो है दूसरा पार्ट वो जो है एक दूसरे के मुल्क एक दूसरे के साथ कैसे करेंगे बातचीत, जिस तरह हम डिप्लोमेट्स देखते हैं जिन्होंने उसकी वियना कन्वेंशन के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो इस तरह से सारा जो है वो आपस में एक दूसरे की डीलिंग है। कुछ
एडवांटेजेस समझ लेते हैं कि लॉ के फायदे क्या हैं। एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, यकसानियत रहती है, इसमें सर्टेनिटी है, सर्टन है, होगा, इसमें ना ये डाउट्स की कोई गुंजाइश नहीं रहती, बराबरी है सबके लिए, इम्पार्शल होके लॉ देखता है। लॉ ये नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसके कितने मुरब्बे हैं, किसका क्या है, कुछ नहीं देखता। रिलायबिलिटी है, लोगों की रिलायंस होती है इस पे, एरर्स कम से कम होते हैं इसमें। इसके साथ साथ कोई डिफेक्ट्स भी इसके हम देखने को देते हैं। रिजिड है, कई जगहों पे आके लॉ सख्त हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, और कई जगहों पे आके बहुत शदीद कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। फॉर्मेलिटीज इसमें बहुत ज़्यादा हैं जो कि बाज़ औक़ात एक आम आदमी के पहुंच से चीज़ों को दूर ले जाती है। अपने सब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा कि लॉ जो है कुछ प्रिंसिपल हैं, असूल हैं जो कि लोगों ने फॉलो करने हैं, और वो किसने लागू करने हैं? एक रियासत ने करने हैं। किसकी मदद से करने हैं? फोर्स की मदद से। ये है एक लॉ की एक सिंपल, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनिशियल एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह जैसा आप एलएलबी के सब्जेक्ट्स पढ़ते चले जाएंगे, आपका इसका विजन इसके ऊपर मजीद बेहतर होता चला जाएगा। अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको मजीद सबसे ज़्यादा जो है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा, क्योंकि अभी आप पार्ट 1 के अंदर सिर्फ लॉ को समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। अभी आपको जिस तरह आप इसको पढ़ते जाएंगे, आपके ऊपर और मजीद जो एक पर्दे हैं वो हटते चले जाएंगे। इस वजह से इसको बहुत सिंपल मैंने रखा है, इजी रखा है, ताकि आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकें कि बेसिकली लॉ क्या है। कानून है, कानून क्या है? रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। होपफुली मैं दुआ करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो काइंडली आप कमेंट्स के अंदर वो क्वेश्चंस लाजमी पूछें मुझसे। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं उसको आंसर्स करूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।